आप सबको शायद मालूम हो कि यह लिखावट 35 वर्षों पहले रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैं मिथिलेश श्रीवास्तव की इनिशिएटिव से इस संस्था की शुरुआत हुई थी और तब से यह सक्रिय है। कोरोना समय में ऑनलाइन होने का एक मौका मिला और हम लोग तमाम लोग हुए हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। आज 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर कवियों के लिए और पत्रकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक दिन है। आज ही के दिन 1990 में 30 दिसंबर 1990 रघुवीर सहाय का देहांत हो गया था हृदयाघात से। तो हम लोग इस दिन को रघुवीर सहाय की स्मृति में आज हमने कविता पाठ रखा है और भी हम कार्यक्रम करते हैं और हर साल करते आ रहे हैं। और इस तकनीक की वजह से इस बार भी यह कार्यक्रम करना संभव हुआ। तो रघुवीर सहाय स्मृति कविता पाठ में वरिष्ठ कवि, गजलकार और अलाव के संपादक राम कुमार कृषक जी का स्वागत करता हूं मैं। हमारे साथ कवि, लेखक, संपादक और साहित्यिक पत्रिका रेवांत के प्रधान संपादक कौशल किशोर जी का, जो लखनऊ से जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। कोलकाता से शैलेंद्र शांत जी जुड़े हैं, कवि और पत्रकार और कोलकाता संस्करण, जनसत्ता के कोलकाता संस्करण के पूर्व संपादक। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे मित्र सुभाष राय जी जुड़े हैं, कवि, पत्रकार, संपादक और लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जन संदेश टाइम्स के प्रधान संपादक। मैं आप सबका इस स्मृति कविता पाठ में स्वागत है। और इस कार्यक्रम को हमने नाम दिया है एक समय था। रघुवीर सहाय के मरने के बाद उनकी कविताओं का एक संकलन तैयार किया गया था, उसका नाम था एक समय था। तो हम लोग एक समय था, उस समय को हम आज याद करेंगे और रघुवीर सहाय की स्मृति में कविता पाठ करेंगे। यह कहना कि रघुवीर सहाय प्रासंगिक हैं, जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि रघुवीर सहाय कविता में, साहित्य में और पत्रकारिता में वो हमारे लिए एक प्रतीक है। हालांकि प्रतीक बनना या बनाना रघुवीर सहाय को मंजूर नहीं था, लेकिन मैं देखता हूं कि उनसे हमें एक दृष्टि मिलती है। उनकी एक किताब है, यथार्थ यथा स्थिति नहीं है। अब इस नाम से ही एक दृष्टि मिलती है कि कैसे यथार्थ बदलता है
और उस बदलते हुए यथार्थ को हमें देखना है, हमें पहचानना है और उसको अपने समय से भी जोड़ना है। रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की भी एक मिसाल पेश की थी दिनमान के माध्यम से। और उन दिनों आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि दिनमान अंग्रेजी की बेहतरीन पत्रिकाओं से स्पर्धा कर रहा था। दिनमान एक सामाजिक प्रतिष्ठा का नाम था और वो रघुवीर सहाय के समय में, हालांकि दिनमान की शुरुआत अगेन ने की थी, लेकिन वो ऊंचाई रघुवीर सहाय के संपादन में। तो रघुवीर सहाय प्रतिपक्ष की भूमिका में भी थे और उसी प्रतिपक्ष की भूमिका की वजह से उन्हें दिनमान से हटाया भी गया था। रघुवीर सहाय अपमानित महसूस करते रहे। जब हम मिलते थे तो वो दिनमान की कुछ बातें जरूर बताते थे और उन्होंने नवभारत टाइम्स से इस्तीफा दे दिया था। वे कहते थे कि मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि कोर्ट में जाके पैसा और समय बर्बाद करना, प्रतिष्ठानों से लड़ना आसान काम नहीं है। रघुवीर सहाय यह भी बतलाते थे कि उस समय उनका साथ किसी ने नहीं दिया, अगेन ने भी नहीं दिया। और देखिए कि एक कवि होना, एक लेखक होना कितना दर्दनाक है। रघुवीर सहाय दिनमान से हटने के बाद, नवभारत टाइम्स से इस्तीफा देने के बाद का उनका संघर्ष मैंने देखा है। शैलेंद्र जी को याद होगा, जनसत्ता में वो एक कॉलम लिखते थे, अर्थात, और उन्होंने मुझे खुद बताया था कि मैं मंगलेश डबराल का कृतज्ञ हूं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। कई बार मैं अर्थात कॉलम वो लिख के कागज में एक लिफाफे में डालते और मुझे देते कि आप मंगलेश जी को दे दीजिएगा, और मैं ले जाके मंगलेश जी को देता था। मंगलेश जी भी रघुवीर सहाय वाली ही संघर्षशील स्थिति में थे। बहुत कड़ा संघर्ष मंगलेश डबराल को भी करना पड़ रहा था। तो रघुवीर सहाय के बाद मंगलेश डबराल को याद करना भी प्रासंगिक होता है। हम उनको और भी याद करेंगे, लेकिन आज रघुवीर सहाय हमारे लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज मैं जन संदेश टाइम्स में ही देख रहा था, ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट, धर्म के लिए परिश्रम करने की जरूरत है। अब बताइए कि रोटी के लिए परिश्रम करें कि धर्म के लिए परिश्रम करें? ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। कृषि कानूनों के खिलाफ लोग बैठे हुए हैं इस जाड़े सर्द रात में, और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो स्थितियां वहां ठीक नहीं है। हम धर्म के लिए कोई परिश्रम करने की न वकालत करते हैं और न हम करने जा रहे हैं। धर्म के लिए परिश्रम, तो यह लोकतंत्र ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। रघुवीर सहाय अंदर से लोकतांत्रिक थे। लोकतंत्र के बारे में उनकी कई कविताएं हैं। एक कविता में वो लिखते हैं
5 बरस के बाद 5 साल और। तो ये तो इन लोगों के आने के पहले भी कुछ इस तरह की चीजें होती थी। आप काम करते नहीं थे 5 साल, और उसके बाद कहते थे कि 5 साल और दे दो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो रघुवीर सहाय आज की पत्रकारिता जैसे हो रही है उसको वो स्वीकार नहीं करते। हमें मालूम है कि उनको, उनकी मृत्यु भी ऐसी ही स्थितियों में हुई। बिहार में दंगे हुए थे और वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर थे, और उस हैसियत से वो उन इलाकों में, और जो पेड न्यूज आज कहा जा रहा है, उस तरह की बातें उन दिनों अखबारों में हुई, और अखबारों में गलत सूचनाएं छापी गई, खबरें गलत छापी गई। वो सब कुछ छानबीन करके लौटे थे और बहुत उत्तेजित थे, बहुत उत्तेजित थे वहां की दुर्दशा देख के, और रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। सुबह से रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, और सुबह से रिपोर्ट तैयार करते करते शाम को हार्ट अटैक आया और अपने घर में ही वो अंतिम सांस ली। वो बहुत दर्दनाक समय था। और मजे की बात देखिए कि हमने उसी दिसंबर में, 9 दिसंबर में को उनका जन्मदिन मनाया था प्रेस क्लब में, और वहां इतने लोग आए थे, इतनी भीड़ थी। और रघुवीर सहाय जब मरे तो विष्णु खरे ने, नवभारत टाइम्स में वो संपादक थे, उन्होंने लिखा कि लिखावट ने रघुवीर सहाय का जन्मदिन मनाया, और किसी संस्था ने, किसी एकेडमी ने इस बात को की ओर ध्यान नहीं दिया। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चीजें उन दिनों से भी अब बहुत बदतर स्थिति में आ गई है। तो आज हम रघुवीर सहाय को इसलिए याद कर रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। आप रघुवीर सहाय पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और अपने अपनी कविताओं का पाठ करें। हम लोग 15 मिनट लें तो ये समय का भी, यूट्यूब पर लोग ज़्यादा देर तक रहना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले शैलेंद्र शांत जी को आमंत्रित करूंगा। शैलेंद्र जी अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें। कौशल जी, नहीं आवाज नहीं आ रही है। शैलेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी जी हाँ। हेलो, जी आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अब मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत आभार लिखावट की ओर से आमंत्रण के लिए। रघुवीर सहाय जी की स्मृति दिवस पे कविता पाठ का आयोजन के लिए। सहाय जी से एक आध मुलाकात मेरी भी है।
दिनमान में जब वो संपादक थे, ये 79-80 की बात है, 2-3 रफ्टें जो है हमारी छापी थी उन्होंने। तो उन दिनों मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली में था, तो 10 दरियागंज का चक्कर बीच बीच में लगा लिया करता था। तो इस तरह से रघुवीर सहाय जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के दर्शन हुए थे, एक आध मुलाकातें हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि दिनमान बहुत ही सामाजिक आर्थिक मसलों पे, सांस्कृतिक मसलों पे ध्यान देने वाली पत्रिका थी। और दिनमान को पढ़ करके ही हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी। और आज की तरह पत्रकारिता का कोई पाठ्यक्रम शायद नहीं था। हम पत्रिकाओं में और बाकी चीज़ों को पढ़ करके ही लिखना पढ़ना सीख पाते थे। और हमारी पीढ़ी के लोगों ने तो दिनमान से बहुत कुछ सीखा। और दिनमान तो प्रतिभाओं का एक जो है स्थान ही था। तमाम लोग जो थे, सारे के सारे लोग पत्रकारिता के आकाश में चमकते हुए तारे थे। तो ये सौभाग्य हमें मिला है। और ऐसे जागरूक, संवेदनशील कवि पत्रकार की स्मृति में आयोजित पाठ में शामिल होना सचमुच सुखकर है। अपनी कविता शुरू करने से पहले सहाय जी की ही कविता पढ़ना चाहूंगा, और वही से अपनी कविताओं को फिर, छोटी सी कविता है। आज फिर शुरू हुआ, आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैं एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा। जी भर आज मैंने शीतल जल से स्नान किया। आज एक छोटी सी बच्ची आई, तिलक मेरे कंधे चढ़ी। आज मैंने आदि से अंत तक एक पूरा गान किया। आज फिर जीवन शुरू हुआ। और अभी तो कोरोना काल है, और कोरोना काल की विसंगतियों को और सत्ता की क्रूरता को हम लोगों ने देखा, महसूस किया। और इस दौरान बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत विस्तार हुए। तो एक गजल नुमा कविता से मैं शुरू करना चाहूंगा। रिश्ते दिखे पाँवों से खून, इस पर क्या लिखूं। रिश्ते दिखे पाँवों से खून, इस पर क्या लिखूं। दिखे आंखों से टपकते खून, इस पर क्या लिखूं। मीलों के सफर पर निकले वे गिरते पड़ते। मीलों के सफर पर निकले वे गिरते पड़ते। देखना था यह भी दिन, इस पर क्या लिखूं। और अगला शेर है। कहीं रोका, कहीं टोका, कहीं ठोक दिया। कहीं रोका, कहीं टोका, कहीं ठोक दिया। पेट रहे खाली दिन, पेट रहे खाली कई दिन, इस पर क्या लिखूं। खता हुई किससे, किससे कितनी गलतियां। खता हुई किससे, किससे कितनी गलतियां। यह झगड़ा अब हर दिन, इस क्या लिखूं। और आखिरी शेर है। लड़ लो जी मिलकर इस आफत से पहले। लड़ लो जी मिलकर इस आफत से पहले। अभी तो हर चेहरा मलिन, इस पर क्या लिखूं। और
कुछ छोटी कविताएं। हरा हरा, ये जनसत्ता में कविता आई थी। न चेहरे पर छाई घटा दिख रही थी काली, न चेहरे पर छाई घटा दिख रही थी काली, न उमड़ती घुमड़ती बदली उदास आंखों में। भक्ति रस में डूबे थे ऐसे, भक्ति रस में डूबे थे ऐसे, क्या दिख रही थी बस्तियां बिलखती कलपती। न सूखी टहनियां न पीली पत्तियां, जाने कैसे दिख रहा था उन्हें हर तरफ बस हरा हरा। और तोता, तोता बन तोता बन बना रह तोता, हरी हरी बोल हरी हरी बोल, तौबा तौबा भूले से ना खरी खरी बोल, तौबा तौबा भूले से ना खरी खरी बोल। और एक और छोटी कविता है। रेंगते हुए न दौड़ते हुए, रेंगते हुए न दौड़ते हुए, धीमा चलते हुए हो सकती है बात, राह काटती बिल्ली से, कुछ खाने को तलाशते कुत्ते से, बीट करते कौवे से, की तरह जैसे राहगीर से हो जाया करती है बात। और अगली कविता अस्तित्व। सूखे थे पेड़ पातहीन ढह गए, सूखे से पेड़ पातहीन ढह गए, झाड़ जो थे झाड़ जो नरेंद्र थे जी, घास कविता भी सुनाइएगा। हरे हरे। जी, सूखे घास थे कविता, घास पेड़ कविता पातहीन, जो आपकी है। जी 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 जी, ढह गए, झाड़ तो थे थोड़े हरे हरे रह गए, झाड़ जो थे थोड़े हरे हरे रह गए। और ये जाने क्यों, ये भी मुक्तांचल में आई थी। पूरी रात रोता रहा आसमान, पूरी रात रोता रहा आसमान, रुक रुक कर जाने क्यों। धरती की नींद टूट टूट जाती थी, धरती की नींद टूट टूट जाती थी, वह वर्षा को कोसती चली जाती थी। सुबह उसने पाया कि गीला हो गया है उसका दुपट्टा, सुबह उसने पाया कि गीला हो गया है उसका दुपट्टा। ओस लटके थे पत्तियों पर जैसे आंखों से टपकने को हो आंसू, ओस लटके थे पत्तियों पर जैसे आंखों से टपकने को हो आंसू। आंगन भी धोया धोया लग रहा था जाने क्यों। और विश्वास, वह गोली है बेकार, टेबलेट, ये गोली टेबलेट से संदर्भ, वह गोली है बेकार, गले में कायम खराश, विज्ञापनों में मगर पास, वह गोली है बेकार, गले में कायम खराश, विज्ञापन में मगर पास। बीमार आदमी बैठा है सिर थामे, बीमार आदमी बैठा है सिर थामे, उदास, किस दवा पर करे विश्वास, किस दवा पर करे विश्वास।
और अगली कविता, मगर चलने की शर्त पर, जिंदगी से क्या शिकायत, जिंदगी से क्या शिकायत, उससे प्यार करो, एक नहीं 100 बार करो, मिले ना मिले क्या पता, किसको पता, जिंदगी पे एतबार करो, राहें खुलती हैं, बाहें पसारे मिलती हैं, सौगातें मगर चलने की शर्त पर। और एक और कविता, मन की बात, सुन सको तो सुन लिया करो जी, सुन सको तो सुन लिया करो जी, कभी कभार खेतों की, बागानों की, वनों की, खदानों की, छोटे छोटे कल कारखानों की, हाट दुकानों की, मन की बात, हाट दुकानों की, मन की बात, अपनी ही सुनाते रहोगे, अपनी ही सुनाते रहोगे, आखिर कब तक। और ये बहुत अच्छा। भरोसे की बात संग्रह से कुछ कविताएं, जी कुछ कविताएं सुनाता हूँ कि जैसे पढ़ रहा था इतिहास, मैं पानी पी रहा था तो पंखुड़ियों पर टिके ओस, आंखों से टपकते आंसू पी रहा था। मैं पानी पी रहा था तो पंखुड़ियों पर टिके ओस, आंखों से टपकते आंसू पी रहा था। पानी पीते पीते मेरे कंठ में पिघलने लगी थी बर्फ, मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे झील, झरने, नदी, तालाब, समुद्र, रेत गड्ढे, कुएं, चापाकल, ट्यूबवेल, मिट्टी, पीतल, कांसे के घड़े, सुराहियां, सिर पर गागर रखी पनिहारियां, कभी लोटे से गटागट पी जाते थे पानी, कभी लोटे से गटागट पी जाते थे पानी, अब घूंट घूंट पीते हैं बोतल से कि जैसे पी रहे हो शीतल पेय। मैं पानी पी रहा था तो दरअसल पी रहा था रसायनों का मिश्रण, मैं पानी पी रहा था तो दरअसल पी रहा था रसायनों का मिश्रण। मैं पानी पी रहा था तो हो रहा था यह एहसास, मैं पानी पी रहा था तो हो रहा था यह एहसास कि जैसे पढ़ रहा था इतिहास उत्थान पतन का, कि जैसे पढ़ रहा था इतिहास उत्थान पतन का, पानी का नहीं मनुष्य का। और धर्म की बात, धर्म को फिर से बढ़ाने की बात, उस पर मेहनत करने की बात, इन बातों का है भला कोई सबूत, धर्म न तो किसी को सूली पर चढ़ाता है, धर्म न तो किसी को सूली पर चढ़ाता है, न किसी को करता है जहर पीने पर मजबूर, न किसी को करता है जहर पीने पर मजबूर, वह न किसी को चाकू घोंपने को कहता है, न किसी शरीफ को देश निकाला देने को, न किसी शरीफ को देश निकाला देने को। धर्म आदमी के काम आता वक्त जरूरत, आदमी को और बेहतर आदमी बनाता है, वह जन जन में करुणा का जगाता है, मनुष्य को खूब खूब प्रेम करना सिखाता है, आपस में मेल मोहब्बत को बढ़ाता जाता है, दंगे फसाद खून खराबा कभी नहीं कराता है,
अफीम की भूमिका तो भूले से नहीं निभाता है, अफीम की भूमिका तो भूले से नहीं निभाता है। किसी को न हैवान बनाता है, न किसी को शैतान, किसी को न हैवान बनाता है, न किसी को शैतान। वोट की फसल तो वह काटने ही नहीं देता, वोट की फसल तो वह काटने ही नहीं देता। न चर्च चलाना देता है, न मंदिर मस्जिद ढहाने। इंसान का रक्त तो हरगिज नहीं देता बहाने, इंसान का रक्त तो हरगिज नहीं देता बहाने। इतिहास में इन बातों का है भला कोई सबूत, इतिहास में इन बातों का है भला कोई सबूत। तो खुश हो जाती हैं तिजोरियां, सरसों के फूल झड़ जाते हैं, सरसों के फूल झड़ जाते हैं। गेहूं की बाली कांपने लगती है, आम के मोजर बिखर जाते हैं, माथे पर लकीरें खिंच जाती हैं। कोई रोने लगता है छुपकर, कोई पीटने लगता है छाती, कोई भाग जाता है गांव छोड़कर। जब भी होती है बेमौसम बरसात, जब भी होती है बेमौसम बरसात, हो जाती हैं तिजोरियां। और एक का एहसास एक कृति और में आई थी। साबूत को मिस्त्री ने उछाला हाथ में और दे मारी हथौड़ी, साबूत को राजमिस्त्री ने उछाला हाथ में और दे मारी हथौड़ी। उसे तकलीफ हुई और हुआ पछतावा, उसे तकलीफ हुई और हुआ पछतावा। ईंट के टुकड़े पर अभी अभी हंसा था वह, ईंट के टुकड़े पर अभी अभी हंसा था वह। हालांकि एक टुकड़े ने उसे समझाया था, क्यों हंसते हो, हम तुम्हारे ही काम आएंगे, क्यों हंसते हो, हम तुम्हारे ही काम आएंगे। दीवार जहां मुड़ती है उसे जोड़ने और वहां की खाली जगह को भरने में सीमेंट की कुछ बचत हम ही करेंगे। तुम्हारे जैसे साबुत को एक दूसरे से मिलाने का काम हम ही करेंगे। टूट कर टुकड़े में तब्दील हुई ईंट ने फिर यही सब दोहराया दूसरी साबुत के समक्ष। धन्यवाद। और पढ़ूं क्या? ठीक है। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद शैलेंद्र जी। जी। आपकी कविताएं हमें बहुत अच्छी लगी और मैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मैं अगले कवि के रूप में कौशल किशोर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। कौशल किशोर जी। हाँ, नमस्कार मिथिलेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी पहुंच रही है, सुनाए। तो लिखावट और मिथिलेश जी और तमाम मित्रों, कृषक जी, सुभाष राय जी, शैलेंद्र जी और अभी डीएम मिश्र जी भी दिख रहे थे, उन सभी लोगों को
मैं नमस्ते कहता हूँ, सलाम करता हूँ। और आज रघुवीर सहाय जी की पुण्यतिथि है। और रघुवीर सहाय जी की ही पुण्यतिथि नहीं है, बल्कि दुष्यंत कुमार की भी पुण्यतिथि है। और ये दोनों कवि हमारे हिंदी कविता में, आधुनिक हिंदी कविता में प्रतिरोध की कहिए कि उसके प्रवक्ता, काव्य प्रवक्ता के रूप में हम इन्हें रेखांकित कर सकते हैं। लोकतंत्र का जिस तरह से 60 के दशक के बाद जो क्षरण होता चला गया, जो कविता के अंदर के उसके केंद्र में व्यवस्था विरोध, उसके केंद्र में यह विरोध आया, और उससे जो सामाजिक चेतना पैदा हुई, मैं समझता हूं कि ये दोनों कवि उसके प्रतिनिधि कवि, और इन लोगों ने हिंदी कविता की दिशा को प्रभावित करने वाला। और दुष्यंत को तो क्या कहना कि आज भी दुष्यंत हर जगह जहां भी आंदोलन है वहां दुष्यंत है, जहां भी प्रतिरोध की आवाज है वहां रघुवीर सहाय भी मौजूद है। तो कहते हैं ना रघुवीर सहाय कि निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। अरे सबके सब भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे, मुझे अकेला पाकर आप हंसे। उसी तरह से दुष्यंत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, अहो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि कविता का यही काम भी है, वह अपने अंदर की आग को दूसरों और समाज के वो उस आग को दूसरों तक पहुंचाने का काम और उस आग को जलाने का काम करती है। अभी सुभाष राय जी की एक उम्मीद कविता आई थी फेसबुक पर, और कैसे और आग को लेकर लगातार एक सीरीज में वो कविताएं उन्होंने लिखी है। और वो कविताएं कैसे अपनी आग को दूसरों की आग से मिलाया जाए, वो एक चिंगारी कैसे इस शोषण और इस क्रूर और बर्बर समय में लोगों को जागृत कर दे, यह काम आज मैं समझता हूं कविता का है। और यह तो आंदोलनों का दौर है, यह पूरा साल संकट और संघर्ष का साल रहा है हमारा। सीएए विरोधी आंदोलन से इस वर्ष की शुरुआत होती है, और आज किसान आंदोलन, पिछले 35-36 दिन से किसान राजधानी में इस कड़ाके की ठंड में, जिसकी ओर मिथिलेश जी ने शुरू में ही यह बात कही, तो मैं अपनी कविता की शुरुआत इसी किसान आंदोलन के 30वें दिन लिखी हुई कविता से मैं शुरू करता हूं। जय जवान जय किसान के देश में, जवान और किसान दोनों की जगह अब बॉर्डर पर है। किसान खेत से निकले, गांव गली मोहल्लों से, घर परिवार बाल बच्चों के साथ ट्राली ट्रैक्टर पर सवार चल पड़े उनके कदम राजधानी की ओर। किसानों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें आक्रांता समझ बॉर्डर पर इस तरह रोक लिया जाएगा। ठंड के इस मौसम में जब रक्त जमा जा रहा हो, उनका स्वागत
पानी की तेज धार से किया जाएगा। उनका सामना कटीले तारों और बोल्डरों से होगा। उन्हें झेलने होंगे गैस के गोले। किसान पहुंचना चाहते थे राजधानी। किसान पहुंचना चाहते थे राजधानी अपनी दरख्वास्त और दावों के साथ। यह उनका दूसरा घर था। उनके लिए प्यार की जगह थी। दिल्ली तो उनके दरवाजे पर थी। वही दिल्ली उनसे दूर हो गई। दिल वाली कही जाने वाली दिल्ली बदली बदली सी थी। किसानों का कहना है किसानों का कहना है कि हमने चुनी है यह सरकार। फिर वह कैसे दे सकती है आजादी कंपनियों को कि वे आए और कब्जा जमाए हमारे खेत खलिहानों पर, अनाज और गोदामों पर, और नीलाम करें दुनिया की मंडियों में। हम अपने ही खेत पर हो जाएं मजूर। हमारे बच्चे हो जाएं सुख सपनों से दूर। सरकार अपने होने का अधिकार जमाती है। सरकार अपने होने का अधिकार जताती है। वह आरोप के अंदाज में कहती है, किसान तो भोले भाले, अरे गाय की तरह सीधे साधे। ये किसान नहीं, अरे ये किसान नहीं, इनकी भाषा किसान की नहीं, यह तो शैतान की जबान है। बहुरूपिये घुस आए हैं इनके बीच। किसान भी पलटवार में पीछे नहीं। किसान भी पलटवार में पीछे नहीं। सरकार को जो कहना है वह कहे। कहते हैं कि सरकार को जो कहना है वह कहें। उसके आगे जाकर भी कहे, फिक्र नहीं, हम हैं जो कभी न छोड़े खेत। हम हैं जो कभी न छोड़े खेत। हम तो हैं डट जाने वाले। यह धरती हमारी माँ है। यह धरती हमारी माँ है। 30 क्या 300 जाने चली जाए, शहीद होना हमारी परंपरा में है। ऐसी ही जिद है किसानों की। अरे ऐसी ही जिद है किसानों की जिस पर वे अड़े हैं। यह उनकी जिद ही है जिस पर आज टिकी है लोगों की उम्मीद। यह उनकी जिद ही है जिस पर टिका है देश का जनतंत्र। टिकी है लोगों की उम्मीद, टिका है देश का जनतंत्र। तो ये एक कविता थी और मैं समझता हूं कि यह कोरोना काल के हम संकट से आए हैं, तो और अभी संकट वह चल ही रहा है। और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ इस दौर की एक आध कविताएं मैं आपको सुनाऊं। हाँ, एक छोटी कविता है, सुख दुख। कोई नहीं चाहता कि दुख उसके पास फटके रहे, जिए वह दुख में। कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि जिंदगी में, उसकी जिंदगी में गुलाब हो, हर रंग के और खुशबू से भरा। वह उसे पाने के लिए हाथ बढ़ाता है, कांटे चुभ जाते हैं। यही रिश्ता है सुख और दुख का, कि सुख चाहो तो दुख मिलता है, कि सुख चाहो तो दुख मिलता है। दुख को दूर करो तो वह और बढ़ता है। हमने सुख की आस छोड़ दी। हमने सुख की आस छोड़ दी है, दुख को गले लगाया है। इस दुख में ही
सुख पाया है, इस दुख में ही सुख पाया। एक ये छोटी कविता थी, इसी तरह मैं देखता हूं। आइए, इसी दौर की एक कविता है। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, कुछ तारीखें नश्तर की तरह दिल में चुभी। कुछ तारीखें नश्तर की तरह दिल में चुभी हैं, जिधर नजर जाती है और जहां तक सिर्फ मौत का तांडव सबने गम जदा कर रखा है। यह दुख बारूद का ढेर बन गया है, भूकंप सा वमंडर उठ रहा है अंदर। मैं रोना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं, मैं चीखना चाहता हूं, मैं चीख चीख कर अपना गम बांटना चाहता हूं। नहीं कर सका ऐसा तो दिमाग की नसें तड़तड़ा उठेंगी। संविधान कहता है, संविधान कहता है कि रो सकते हो, रो सकते हो, बांट सकते हो, दुख जता सकते हो, बांट सकते हो, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो। संवैधानिक अधिकार है तुम्हारा, यह आजादी है, इस पर नहीं कोई पाबंदी है। आजादी का नाम लेते ही सरकार भड़क जाती है, आजादी का नाम लेते ही सरकार भड़क जाती है। संदिग्ध निगाहों से देखती है, कहती है यह चिड़िया हमारे पिंजड़े की शोभा है। सुबह शाम राम राम का जाप करती है। सरकार कहती है कि इतनी आजादी फिर भी आजादी पर सवाल। ये तय करने वाले कौन हैं कि कैसी हो आजादी, कितनी हो आजादी। और जब सारा देश डूबा हो जश्न में, खुशियों के पटाखे छूट रहे हों, खुशनुमा माहौल हो, अरे कहां से आ गए ये रोने चीखने चिल्लाने वाले, खुशियों में विघ्न डालने वाले कहां से आ गए। ये अपराधी नहीं नहीं, देशद्रोही हैं, देशद्रोही, इनकी जगह जेल, सिर्फ जेल। संविधान और सरकार की पाटों में दबा फंसा पिसा मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, मतदाता हूं, आधार है मेरे पास। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बचपन से पढ़ा, तोता की तरह रटा, पर दुख है कि साथ छोड़ता नहीं, साया बना फिरता। और यह सिर्फ मेरा तो नहीं, और यह सिर्फ मेरा तो नहीं, वो मां, मेरी प्यारी मातृभूमि, तुम्हारा दुख भी क्या कम है, मुझसे कहां अलग है, वह भी तो मेरा ही है। याद आते हैं वे दिन जब मैं दुखी होता, तुम में समा जाता, सिर के नीचे गोद, ऊपर आंचल होता। वही आंचल इतना गीला क्यों, वही आंचल इतना गीला क्यों, लहूलुहान क्यों, और यह सुंदर सलोना सा चेहरा जगह जगह से खंडित दागदार क्यों। इसीलिए तो मैं दुखी, इसीलिए तो मैं दुखी हूं, प्रश्नों के चक्रव्यूह के बीच घिरा हूं, कि अपने दुखों के साथ हम जाएं तो कहां जाएं। यह दुखी था, यह दुखी था कि बुद्ध ने प्रयाण किया, ज्ञान मिला और ज्ञान दिया दुनिया को, वह उनका था, यह हमारा है। मां, कहीं न कहीं कोई न कोई राह होगी, मिलेगी हमें, आओ चलें
दुख की नगरी से चले, आओ चले, कहीं न कहीं कोई न कोई राह होगी, दुख की नगरी से चले। तो मिथिलेश जी बताइएगा कि क्या मेरे पास अगर समय है तो मैं एक आध कविता और सुना दूं? एक छोटी कविता और सुनाएं। जी, हाँ, सुना रहा हूं। और हम आप दोनों। कविता सुनाएं इसके पहले मैं एक सूचना, दो गजलकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक डीएम मिश्र जिनका आपने नाम लिया, और दूसरे सुनील मिश्र। हाँ, सुनील मिश्र जी को भी नमस्कार। हाँ जी जी। जी, अच्छा, अब सुनाएं। हाँ, एक छोटी कविता है, हम दोनों। हम दोनों कलाकार थे, हम दोनों मजदूर थे। उसके हाथ में ब्रश था और यही उसका औजार था। मेरे हाथ में कलम थी और वह किसी अस्त्र से कम न थी। वह जानता था रंगों की दुनिया के बारे में। वह जानता था रंगों की दुनिया के बारे में कि किन रंगों के मेल से कौन सा रंग तैयार होगा, वह जानता था। सामने वाले की पसंद क्या है और वह उसे मूर्त कर देता दीवालों पर। रंगों के संयोजन की कला में वह ऐसा सिद्धस्त था कि बदरंग दीवालें भी खिल उठती, रंग बोल उठते। मेरी दुनिया शब्दों से बनी कविता की दुनिया है। मेरी दुनिया शब्दों से बनी कविता की दुनिया है, जो झंकृत कर दे, रुला दे और हंसा दे। समय के भाव विचार में पंख लगा दे, उमड़ते घुमड़ते बादलों से शब्दों की बारिश करा दे। पाठक हो या श्रोता, सभी भीग जाए, वाह वाह कर उठे। उसने रची थी रंगों की दुनिया, उसने रची थी रंगों की दुनिया, जिसके लिए मालिक मकान की प्रशंसा हुई। उसके उनके रंग बोध, सौंदर्य बोध की चर्चा दूर तक गई। मैंने जो कविता रची थी, साहित्य समाज में उसकी तारीफ हुई। अखबार में छपी, खूब पढ़ी गई, किताब में आई, बेस्ट सेलर बनी। मैं कवि था, वह कलाकार था, हम दोनों मजदूर थे। पर यह दुनिया की नजर थी, यह दुनिया की नजर थी, जिसमें मैं कवि था। समाज में सम्मानित, संस्थानों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिष्ठित हिंदी का कवि, और वह मजदूर था, दिहाड़ी या ठेके पर काम करने वाला मजदूर, सिर्फ मजदूर। हम दोनों मजदूर थे, हम दोनों कलाकार थे। हम दोनों कलाकार थे, हम दोनों मजदूर थे। धन्यवाद, शुक्रिया। हम लिखावट। दोनों कलाकार थे, हम दोनों मजदूर थे। बहुत सुंदर कविता डीएम मिश्र जी ने लिखा है कि बहुत सुंदर कविता सुनाई कौशल किशोर जी ने। हमारे साथ दिविक रमेश जी भी जुड़ गए हैं, वो भी हमारी कविताएं सुन रहे हैं। तो अब मैं कृषक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। अनम्यूट कर लें। मिथिलेश जी को नमस्कार। जी नमस्कार, आप लिखावट आशीर्वाद ही दें। जी जी, लिखावट से मेरा पुराना रिश्ता है।
और बहुत दिन बाद रघुवीर सहाय जी की स्मृति से जुड़ा हुआ ये आयोजन बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि अब मिथिलेश जी ने शुरू में बताया, उनके बारे में बहुत विस्तार से कहा और उनकी जो महत्ता है और जिस रूप में उन्होंने उनको याद किया, मुझे एक और उससे जो मैं अपनी बात शुरू करूंगा उससे पहले जो मेरे मित्र साथी लोग यहाँ सुन रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ लिखावट का भी। रघुवीर सहाय जी के बारे में मेरी मुलाकातें तो बहुत कम है उनसे, बहुत अंतरंगता भी कम रही, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने किया था एक ज़माने में और त्रिलोचन जी से इंटरव्यू किया था और मैंने ये एक सवाल ये रखा था सामने कि सर्वेश्वर जी में और रघुवीर सहाय जी में आप क्या देखते हैं अलग, कहाँ वो एक है कहाँ वो अलग है। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मुझे मालूम नहीं उसको आप लोग कितना किस तरह ग्रहण करेंगे रघुवीर सहाय जी के संदर्भ में या सर्वेश्वर जी के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कविता में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो रेंज कवि की और दूसरे उसकी रफनेस और रेंज। इस पर बात करते हुए त्रिलोचन जी ने ये कहा था कि रघुवीर सहाय जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी कविता, आधुनिक कविता के, लेकिन उनके यहाँ रेंज और रफनेस जो है वो सर्वेश्वर जी की अपेक्षा कम है। तो इसको हम कविता, समकालीन कविता के संदर्भ में उसको दो, एक तरह से दो छोर हैं ये, कि रफनेस और रेंज की बात उन्होंने की थी रघुवीर सहाय जी के संदर्भ में और सर्वेश्वर जी के संदर्भ में। तो इससे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन दोनों कवि हमारे महत्वपूर्ण हैं। और आज संदर्भ जैसा कि कौशल किशोर जी ने दुष्यंत कुमार जी को भी याद किया, आज के दिन हम रघुवीर सहाय और कौशल किशोर जी ने उनका जो चर्चा किया है, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि ये दोनों कवि अपने समय को अभिव्यक्त करते हैं, अपने समय को अपने सरोकारों के साथ अभिव्यक्त करते हैं, समाज को देखते हैं अपनी तरह से। तो मैं पहले तो ये चाहता हूं कि जो कविता कैसे अपने आप को दुख के साथ जोड़ती है, कौशल किशोर जी दुख की बात भी कर रहे थे कविता के माध्यम से, और दुख काल तो ये चल ही रहा है, कोरोना काल क्या है, दुख काल है, दुष्काल है। एक छोटी सी कविता है जहां मैंने कविता और दुख के रिश्ते को कहा है और उस दुख से कैसे हम उबर सकते हैं ये भी थोड़ा संकेत मैंने उसमें दिया है। छोटी सी कविता है, वहां से मैं शुरू करता हूं। काव्य दुख को नापने का एक पैमाना पुराना, काव्य दुख को नापने का एक पैमाना पुराना आज भी बदला नहीं है। दुख कितना हो पराया काव्य का है, दुख कितना हो पराया काव्य का है, काव्य अपना और अपना काव्य दुख का है। दुख जिसकी आंख में है आग पानी, दुख जिसकी आंख में है आग पानी, झूठ है जिनकी अदावत की कहानी, सच सच समंदर में छुपे ज्वालामुखी, सच समंदर में छुपे ज्वालामुखी, सुख है जगाना दुख यूं बदला नहीं है, काव्य दुख को नापने का एक पैमाना पुराना आज भी बदला नहीं है। तो हम रघुवीर सहाय साहब की कविताओं को देखें कि वहाँ मध्य वर्गीय चुनौतियाँ, विडंबनाएं और उनकी जो जीवन का संघर्ष है वो सब वहाँ मिलता है। और दूसरी तरफ हम दुष्यंत कुमार जी को याद करें तो वहाँ
एक अलग तरह का रंग है और हिंदी कविता को बहुत गहरे प्रभावित उन्होंने, जैसे रघुवीर सहाय जी प्रभावित करते हैं अपने समय को, और एक पूरी पीढ़ी जो है वो रघुवीर सहाय जी से प्रभावित है अपनी रचनाशीलता में भी, ऐसे ही दुष्यंत कुमार ने भी अपने समकाल पर, अपने समकालीनों पर एक प्रभाव डाला और एक नई विधा को हिंदी की आधुनिक विधा के साथ, आधुनिक कविता के साथ जोड़कर उसी तरह सम्मानित किया है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस मैं दुष्यंत कुमार जी के संदर्भ में भी गजल पढ़ूंगा, लेकिन एक कविता और है, मैं खास तौर से अपने श्रीवास्तव जी के लिए इस कविता को मैं रखना चाहता हूँ। फ्री वर्स कविता है। बामियान का जब वो मूर्ति भंजन हुआ था बुद्ध का, तो उस संदर्भ में ये कविता लिखी थी मैंने। मैं ये पढ़ता हूँ। बामियान की चट्टानें कविता है। भला किया कर दिया मुक्त बुद्ध को, भला किया कर दिया मुक्त बुद्ध को, हंस रही हैं बामियान की चट्टानें। साम्य ही क्या था बुद्ध के साथ हमारा, साम्य ही क्या था बुद्ध के साथ हमारा, जड़ देना कारुण्य को देह में हमारी, असंगत था हर तरह। असंगत थे वे हाथ तराशते रहे बरसों बरस, उकेरते रहे मुस्कान हमारे चेहरे पर, बना गए क्या से क्या हमें दर्शनीय देवोपम और पूज्य। भला किया पलट दिया इतिहास मुस्कुराहटों का, भला किया पलट दिया इतिहास मुस्कुराहटों का, विद्रूप ही तो था मुस्कुराते रहना बुद्ध का, शर्मिंदा होना पड़ता था हमें। बेहतर है उजाड़ में उजाड़ की तरह खड़े रहना, बेहतर है पत्थरों में पत्थरों की तरह जड़े रहना। कोई नहीं आएगा अब इस ओर, रो रही हैं बामियान की चट्टानें। भला किया कर दिया मुक्त बुद्ध को, हंस रही हैं बामियान की चट्टानें। इस कविता के साथ मैं एक गजल के माध्यम से, मैं दुष्यंत कुमार जी को ही संबोधित रही है वो गजल, उनकी गजल को थोड़ा सा मैंने अपनी तरह से बरतने की कोशिश की, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रोटियों का मुद्दा दिल्ली से सुलझेगा नहीं, रोटियों का मुद्दा दिल्ली से सुलझेगा नहीं, और भूखा इस बहस में और उलझेगा नहीं। कि भूख दिल्ली ने बढ़ाई, जान चाहूंगा, भूख दिल्ली ने बढ़ाई और दिल्ली भूख ने, भूख दिल्ली ने बढ़ाई और दिल्ली भूख ने, इस सच्चाई को मगर इतिहास उगलेगा नहीं, इस सच्चाई को मगर इतिहास उगलेगा नहीं। कि मुद्दतों से चांद थाली में परोसा जा रहा, मुद्दतों से चांद थाली में परोसा जा रहा, इस निरे बहकाव को अब कौन समझेगा नहीं। कि टोपियों के दंगलों में तो लंगोटी भी गई, हादसा इससे बड़ा अब और गुजरेगा नहीं। कि अब तो खाली पेट में बारूद भरकर आदमी गुंबदों में जा फटेगा, सिर्फ सुलगेगा नहीं। रोटियों का मुद्दा दिल्ली से सुलझेगा नहीं, और भूखा इस बहस में और उलझेगा नहीं। मैं कुछ गजलें और पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक कविता मैं खासतौर से पढ़ना चाहता हूँ। गजल भी पढ़ूंगा उस जमीन पर, लेकिन एक कविता मैं किसान आंदोलन के संदर्भ में मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो एक ऐतिहासिक अपना स्वरूप लिए हुए है, और साहित्य और संस्कृति पुस्तक का भी हल के साथ, उस खेती और किसानी के साथ संबंध दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत नई और अद्भुत बात है इस जन आंदोलन में जो किसानों की तरफ से हो रहा है, कि वहाँ किताब भी है और संगीत भी है, गायकी भी है, कविता भी है। ये बहुत
महत्वपूर्ण उसका है। कविता ये पहली है, लेकिन मैं इस आंदोलन के समर्थन में इस कविता को पढ़ना चाहता हूँ और कुछ कहना भी चाहता हूँ। आग बिन रोटी नहीं होगी, आग बिन रोटी नहीं होगी, अन्न के संग आग भी पैदा करें। आग बिन रोटी नहीं होगी, अन्न के संग आग भी पैदा करें। फाल हल हंसिया हथौड़ा, अब कुदाली ही नहीं काफी। हाल फाल हल हंसिया हथौड़ा, अब कुदाली ही नहीं काफी। आज के बंजर समय को मात्र हाली ही नहीं काफी। वीर भोग्या इस धरित्री पर, भाग्य भूलें भाग भी पैदा करें। आग बिन रोटी नहीं होगी, अन्न के संग आग भी पैदा करें। अंतिम इसका है चरण। रंग रागों का समय आज भी है, पर अलग थोड़ा। रंग रागों का समय आज भी है, पर अलग थोड़ा। थाप देते आ रहे जो पीठ पर उनकी बने कोड़ा, कि रात के हर राग से ऊपर, रात के हर राग से ऊपर भोर भैरव राग भी पैदा करें। आग बिन रोटी नहीं होगी, अन्न के संग आग भी पैदा करें। एक परसों हम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 21वीं सदी के, और उस संदर्भ में मेरी एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूं। घंटों को जोड़ तोड़ बोझ डालते हुए, घंटों को जोड़ तोड़ बोझ डालते हुए, आता हरेक साल हमें सालते हुए। कुछ की जरूरतों में बहुत गर्क हो रहे, कुछ की जरूरतों में बहुत गर्क हो रहे, अपनी जरूरतों को रोज टालते हुए। आता हरेक साल हमें सालते हुए। औरों को छलें या न छलें, खुद छले गए। औरों को छलें या न छलें, खुद छले गए। खुशियां बटोरते हैं वहम पालते हुए। कुछ लोग हैं यहीं कि जो सेहत बना रहे, कुछ लोग हैं यहीं कि जो सेहत बना रहे। अंडों की जगह मुर्गियां उबालते हुए, उनकी मुबारकें संभाल कर भी क्या करें, उनकी मुबारकें संभाल कर भी क्या करें। कब के बिगड़ चुके उन्हें संभालते हुए। और कहिए तो युद्ध आज सा पहले कहाँ हुआ। चारों तरफ हम देखें, कहिए तो युद्ध आज सा पहले कहाँ हुआ। अपनी ही काट गर्दने उछालते हुए, आता हर एक साल हमें बहुत डालते, बहुत बहुत बढ़िया। घंटों को जोड़ तोड़ बोझ डालते हुए। किसान आंदोलन के संदर्भ में एक ताजा गजल है, कल परसों की ही है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। कुछ सवाल है। पूछ रहा हर दहका तख्त नशीनों से, पूछ रहा हर दहका तख्त नशीनों से, बेदखली क्यों श्रम की हुई जमीनों से। पूछ रहा हर दहका तख्त नशीनों से, बेदखली क्यों श्रम की हुई जमीनों से। अपनी आंखों देखी को बिसराएं क्यों, अपनी आंखों देखी को बिसराएं क्यों। क्यों कर पूछें सच्चाई नाबीनों से। उन्नत खेती बांझ रही हम खेत रहे, उन्नत खेती बांझ रही हम खेत रहे। लोन परोसा बांधा हमें मशीनों से।
उन्नत खेती बांझ रही हम खेत रहे, लोन परोसा बांधा हमें मशीनों से। खेती खेत फसल सब कुछ तो अपना है। कनो बेटा ये क्या हुआ इसका चक्कर? फोन आ रहा है किसी का, काट दो। अच्छा, तो वो तो तुमने बंद कर दिया था। नहीं, फोन आता है। हाँ, थोड़ा सा व्यवधान हो गया था। आवाज नहीं आती, फोन आता है। आवाज आ रही है ना? आवाज, हाँ। उन्नत खेती बांझ रही हम खेत रहे, लोन परोसा बांधा हमें मशीनों से। खेती खेत फसल सब कुछ तो अपना है, फिर भी हम ही वंचित हैं इन तीनों से। और बेशक नहीं गुलाम यहाँ आजाद सभी, बेशक नहीं गुलाम यहाँ आजाद सभी, तो भी शेष लड़ाई कुछ स्वाधीनों से। पूछ रहा हर दहका तख्त नशीनों से, बेदखली क्यों श्रम की हुई जमीनों से। अभी है एक दो गजल पढ़ सकता हूं ना? एक, सिर्फ एक? अच्छा, एक गजल के मैं दो तीन शेर और पढ़ देता हूं और फिर एक गजल पढ़ूंगा आपके अनुसार। मध्य वर्ग की जो स्थिति है, हमारा कामगार वर्ग है, किसान किसानों का अपनी दुनिया, अपने संघर्ष है। लेकिन जो मध्य वर्ग का संघर्ष है, जिसके बारे में रघुवीर साहब हमारे केंद्रीय व्यक्तित्व हैं कविता में, उन पर एक गजल के दो तीन शेर में पढ़ देता हूं, उनके इस मध्य वर्ग को लेकर कि हम नहीं खाते हमें बाजार खाता है, हम नहीं खाते हमें बाजार खाता है, आज कल अपना यही चीजों से नाता है। कि पेट काटा हो गई खासी बचत घर में, पेट काटा हो गई खासी बचत घर में, है कहां चेहरा मुखौटा मुस्कुराता है। कि है कहां चेहरा मुखौटा मुस्कुराता है, कि नाम इसका और दस्तखत, नाम इसका और उसके दस्तखत हम पर, चेक बियरर हैं जिसे मिलते भुनाता है। हम नहीं खाते हमें बाजार खाता है, आजकल अपना यही चीजों से नाता है। तो मैं आखिरी गजल पढ़ देता हूं एक। एक गजल, बस अंतिम गजल पढ़ रहा हूं, इसमें कुछ शेर शायद आपको पसंद आएंगे मित्रों को। गतिशीलता के संदर्भ में है, प्रगतिशीलता के संदर्भ में है, और जीवन के संघर्ष और उसकी अपनी गति के संदर्भ में इसमें कुछ चीजें मैंने रखी हैं शेरों में। आइए चलते हैं थोड़ा घूमना हो जाएगा, आइए चलते हैं थोड़ा घूमना हो जाएगा, बदलियां भी साथ हैं दिल दो गुना हो जाएगा। आइए चलते हैं थोड़ा घूमना हो जाएगा, बदलियां भी साथ हैं दिल दो गुना हो जाएगा। कि यह थकन टूटन उदासी बेवजह बेशक नहीं, यह थकन टूटन उदासी बेवजह बेशक नहीं, बावजह रोने से भी किसका भला हो जाएगा। कि लोग बेघर बार हैं बेचेहरा लेकिन नहीं, लोग बेघर बार हैं बेचेहरा लेकिन नहीं, देखिए बागौर खुद से सामना हो जाएगा। और इस शेर पर मैं ध्यान चाहूंगा खास तौर से कि दौरे मुश्किल है, दौरे मुश्किल है चलो कुछ तो ठटा कर देख लें, दौरे मुश्किल है चलो कुछ तो ठटा कर देख लें, क्या पता कल किस लिए हंसना मना हो जाएगा। कि दौरे मुश्किल है चलो कुछ तो ठटा कर देख लें, और दोस्ती है दुश्मनी भी
और यह उम्मीद भी एक दिन हर शख्स मेरा आशना हो जाएगा, और बेवजह जलते नहीं जलना अगर हम छोड़ दें। ध्यान चाहूंगा कि बेवजह जलते नहीं जलना अगर हम छोड़ दें, रात गहराएगी अंधियारा घना हो जाएगा। और मान लीजिए वक्त ही बेवक्त आ पहुंचा अगर, वक्त की वल्गा को बढ़कर थामना हो जाएगा। और काश हमसे इस फकीरी में कबीरी भी सधे, काश हमसे इस फकीरी में कबीरी भी सधे, ठाठ अपनी शायरी का शाहना हो जाएगा। अंतिम शेर है इसका कि हार कर भी जीतने का गुर अगर हम सीख लें, हार कर भी जीतने का गुर अगर हम सीख लें, पूछिए मत जिंदगी में क्या से क्या हो जाएगा। आइए चलते हैं थोड़ा घूमना हो जाएगा, बदलियां भी साथ हैं दिल दो गुना हो जाएगा। तो इस संघर्ष, इन सतत संघर्षों के संदर्भ में अपनी एकता को मैं व्यक्त करते हुए इन कविताओं के माध्यम से और एक बार फिर लिखावट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने तमाम उन साथियों के, उन मित्रों के, उन कवि साहित्यिकों के साथ के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही उनकी, तो वो तो उनकी उधर से परेशानी होगी ना। यह साल संकटों और संघर्षों का रहा है और लगातार हम कोरोना से भी लड़ते रहे, सरकार से भी लड़ते रहे, सरकार की कुनीतियों से भी लड़ते रहे, तो अन्न के साथ आग भी पैदा होगा। तो अब हम चलते हैं। कुछ हमारे मित्र आज जुड़े हैं, जैसे दीक रमेश जी, डीएन मिश्रा जी, सुनील मिश्रा जी। तो रघुवीर सहाय पर उनके पास भी बहुत बातें होंगी कहने की, लेकिन आज हम आपको आमंत्रित नहीं करेंगे क्योंकि बातें 1-2 मिनट में खत्म नहीं होती है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंचनी चाहिए। कौशल जी, आपको पहुंच रही है मेरी आवाज? तो अब मैं, हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, तो मैं मित्रों को आज आमंत्रित नहीं करूंगा। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। लेकिन मेरी आवाज तो जा रही है। नहीं, आवाज तो आ रही है। हाँ, उस तरफ से मुझे आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा, तो वो फोन को ठीक से रखिए। तो मैं और मित्रों को आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से नहीं है कुछ भी। मेरी आवाज जा रही है, वहां बोल रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कवि मित्र सुभाष राय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो इन दिनों कविता में आग लिए चल रहे हैं। सुभाष राय जी। धन्यवाद। लिखावट के प्रति बहुत आभार, सभी मित्रों के प्रति बहुत आभार। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पुरखे हैं, जिन 2 पुरखों को हम याद कर रहे हैं, उन पुरखों से लगातार हम कोई ना कोई दृष्टि हासिल करते रहते हैं। तो उन पर बात करने की जगह मैंने सोचा कि दोनों की ही कुछ कविताएं पढूं और फिर एक आध कविताएं अपनी पढूं। तो पहले मैं रघुवीर सहाय जी की 2-3 कविताएं पढ़ना चाहूंगा। जी, स्वागत है। अधिनायक। ये सारी कविताएं मैंने चुनी है जो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी और प्रासंगिक कविताएं हैं। अधिनायक।
राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चमर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। दूसरी है आने वाला खतरा। इस लज्जित और पराजित युग में कहीं से ले आओ वह दिमाग जो खुशामद आदतन नहीं करता। कहीं से ले आओ निर्धनता जो अपने बदले में कुछ नहीं मांगती और उसे एक बार आंख से आंख मिलाने दो। जल्दी कर डालो कि फलने फूलने वाले हैं लोग, औरतें पिएंगी आदमी खाएंगे रमेश। एक दिन इसी तरह आएगा रमेश कि किसी की कोई राय न रह जाएगी रमेश। क्रोध होगा पर विरोध न होगा अर्जियों के सिवाय रमेश। खतरा होगा खतरे की घंटी होगी और उसे बादशाह बजाएगा रमेश। कूट छोटी सी कविता है। हिंदू और सिख में, बंगाली असमिया में, पिछड़े और अगड़े में, पर इनसे बड़ी फूट जो मारा जा रहा और जो बचा हुआ उन दोनों में है। राजा की रक्षा। किसी समय राजा थे अनेक और अनेक कृपाकांक्षी। राजा किया करते थे हत्या राजाओं की और एक दूसरे के कृपाकांक्षियों की भी। लोकतंत्र में भी अब हत्याएं होती हैं, सर्वप्रथम उनकी जो कृपाकांक्षी नहीं। राजा की हत्या षड्यंत्र की गौरवमय गाथाएं लिखते थे कवि और सुनते थे प्रजागण। कीर्ति ग्रंथ बनते थे, साहित्य बढ़ता था। अब कोई मरता है तो लोकतंत्र में वह दरअसल हत्या होती है। राजा अब कहीं अधिक रक्षित है। वे या तो मरे हैं या बूढ़े होकर भी जिए जाया करते हैं। मरते हैं युवा युद्ध क्षेत्र में जो राजा ने बहुत दूर दूर फैला कर रखा है। अपने से बहुत दूर, जनता के बहुत पास एक घनी बस्ती में चुनकर गरीब लोग मार दिए जाते हैं राजा को बनाए रखने के लिए। आज मार दिए जाते हैं राजा को बनाए रखने के लिए। आज दुष्यंत की एक दो गजलें मैं कहना चाहूंगा, वह भी आज के समय के हिसाब से। सुनी हुई रचनाएं हैं ज्यादातर, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि ऐसे बड़े कवियों की सुनी हुई रचनाएं भी बार बार सुनी जाएं तो बार बार नए अर्थ देती हैं और बार बार नए संकल्प हमारे भीतर पैदा करती हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों में तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है अब सफीने, उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भूल कर खाने लगे हैं। आदमी को भूल कर खाने लगे हैं। एक और इन्हीं की, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी
आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ऊंट में जा जा के बतियाती तो है, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है 56 इंच। तो मैं अपनी एक दो कविताएं सुनाता हूं। एक तो दुख पर बहुत चर्चा हुई, दुख पर आज ही मैंने एक कविता डाली थी, उसे सुनाता हूं। इधर हम लोग बहुत दुखी हुए, बहुत मित्र, मेरे पत्रकार मित्र भी और कई साहित्यकार, मंगलेश भाई और भी कई मित्र चले गए, कोरोना ले गया। तो दुख पर सोचते हुए मुझे लगा कि आखिर दुख आता ही क्यों है। तो मैं बुद्ध तक पहुंचा और फिर ये कविता आई। दुख भीतर ही रहता है, सुख की चाह में छिपकर घात लगाए। दुख भीतर ही रहता है, सुख की चाह में छिपकर घात लगाए, एक घाव भरता नहीं कि अगला प्रहार करने से नहीं चूकता। जब कोई डूबा होता है सुख में, उस समय हमला करके दुख को मिलती है सबसे ज्यादा खुशी। बुद्ध ने कहा था कि सुख चाहोगे तो दुख चला आएगा उसके पीछे पीछे। बुद्ध ने कहा था कि सुख चाहोगे तो दुख चला आएगा उसके पीछे पीछे। बुद्ध हुए बिना तो उपेक्षा की जा सकती है दुख की। बस किसी से कुछ पाने की अपेक्षा त्याग कर, धरती और सूर्य से भी। जैसे सांस चलती रहती है लगातार किसी अपेक्षा के बिना, नदी बहती रहती है किसी दबाव के बिना, क्या जीवन भी उसी तरह नहीं चल सकता? देते हुए सबको जो भी है देने लायक, देते हुए सबको जो भी है देने लायक, केवल देना ही रह जाए जीवन में, तो दुख को भी अपना सारा सुख दे देने में आखिर थोड़ा भी दुख क्यों होगा? अगर देना ही रह जाए जीवन में, तो दुख को भी अपना सारा सुख दे देने में आखिर थोड़ा भी दुख क्यों होगा? एक और सुना देता हूं। उम्मीद जिस कविता का भी जिक्र किया कौशल जी ने, वो सुना देता हूं। हालांकि पढ़ी होगी आप लोगों ने शायद। चिड़ियों से किसी भी सरहद पर पूछताछ नहीं होती, मैं चिड़िया होना चाहता हूं। चिड़ियों से किसी भी सरहद पर पूछताछ नहीं होती, मैं चिड़िया होना चाहता हूं। नदियों को ताकतवर सीमाएं भी रोक नहीं पाती, मैं नदी होना चाहता हूं। नदियों को ताकतवर सीमाएं भी रोक नहीं पाती, मैं नदी होना चाहता हूं। बादल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं, मैं बादल होना चाहता हूं। गंध को कोई तानाशाह भी कैद नहीं कर सकता, मैं फूल होना चाहता हूं। मैंने कल रात एक सपना देखा, सब चिड़ियों जैसे उड़ चले, सब नदियों जैसे बह चले, सब बादल जैसे पर्वत के पार निकल गए, सब गंध जैसे दुनिया में फैल गए, सब गंध जैसे दुनिया में फैल गए। धन्यवाद। और सुनाओ? हाँ, एक और सुनाए। एक कविता तुगलक सुना देता हूँ। हाँ, मैं ठीक। तुगलक को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि उस तुगलक में और इस तुगलक में बहुत समानताएं हैं। तो वो कविता बनी थी, छोटी सी कविता है, जी, 10 स्वागत। लाइन। हाँ, चलिए मैं किसान पर एक कविता सुना देता हूँ। किसान आंदोलन चल भी रहा है, उस पर सुना देता हूँ। मैं जब भी मरा तुम्हारे फंदे में फंसकर, तुमने प्रचार किया मैं बीमार था, घर में रोजाना के झगड़े से परेशान था,
तुम्हारे डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट दी कि मैं न कर्ज में डूब कर मरा, न वसात से, न जहर से, न भूख से। मेरे पेट में रोटियों के अधपचे टुकड़े थे। मेरा आखिरी बयान भी तुमने कभी ठीक से दर्ज नहीं होने दिया। लोगों को बताया गया कि मैं अरसे से बीमार था, अचानक हालत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तुमने बहुत कोशिश की कि मेरी मौत में कुछ भी असामान्य न लगे, लेकिन मेरे बच्चों ने सुन ली मेरी आखिरी कराह। वे समझ गए कि झूठे सपनों में उलझाकर मेरी हत्या की गई। पेड़ों की डालों पर, बिजली के खंभों पर, मिट्टी के घरों की छतों में लगे बांसों पर वर्षों से लटके हुए सिर मेरे ही हैं। उनसे आज भी खून टपक रहा है, उनसे आज भी खून टपक रहा है। तुम फंदे बनाने में बहुत माहिर हो, तुम्हारे पास कानून है, वर्दियां हैं, बंदूकें हैं, लेकिन बच्चे अपने पुरखों की तरह बेआवाज नहीं मरना चाहते। उन्हें तुम्हारी मनमानी मंजूर नहीं। और कोई गुस्ताखी करने से पहले अपने वजूद के बारे में सोचो। सोचो कि कभी कभी बहेलिए भी मारे जाते हैं अपने ही फंदों में फंसकर। कभी कभी बहेलिए भी मारे जाते हैं अपने ही फंदों में फंसकर। बहुत खूब, बहुत खूब। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। अब मैं मिथिलेश जी से भी चाहूंगा कि वे भी अपनी कविताएं हम लोगों को सुनाएं। मिथिलेश जी हमारे समय के महत्वपूर्ण और जाने माने कवि हैं, लेखक हैं, गद्यकार हैं। तो मिथिलेश जी भी अपनी कविताओं का हम सभी को आस्वादन कराएं। मैंने अब आज ठीक है, मैं एक कविता पढ़ दूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि अपने ही दुकान लगा के अपने ही सामान बेचने लगते हैं। आप एक नहीं, आप भी वही, आप भी 15 मिनट, जैसे आपने सभी को 15 मिनट दिया, उसी तरह आप भी 15 मिनट अपनी कविताएं सुनाएं। नहीं, मैं एक कविता सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा उसके पहले मैं कौशल किशोर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो मुझे कार्यक्रमों को संयोजित करने में अपना सहयोग देते हैं। मैं उनका समय भी खराब करता हूं, लेकिन वो कभी इस बात को बुरा नहीं मानते हैं। और कौशल किशोर जी की वजह से ही आज कृषक जी और शैलेंद्र शांत जी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। सुभाष राय जी तो जुड़े ही रहते हैं, को अलग से मैं नहीं देखता हूं। तो कौशल किशोर जी का इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक कविता पढ़ता हूं। शोषण, छोटी सी कविता है। उसे एक ईमानदार आदमी की तलाश है, जो काबिल भी हो और कम पैसे में काम कर सके। मैंने कहा, मैं ईमानदार हूं, काबिल हूं, लेकिन कम पैसे में काम नहीं कर सकता। उसने कहा, आपकी मर्जी। मैं सोच में पड़ गया। ईमानदार, काबिल और कम पैसे में, ईश्वर के अलावा और कौन हो सकता है। तो ये एक छोटी सी कविता मैंने आपको सुनाई। और मैं अपने सभी मित्रों को, सुभाष राय जी को, कृषक जी को, कौशल जी को, शैलेंद्र जी को, नहीं, अभी एक कविताएं और सुनाइए। ऐसा ये तो सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं लग रही है। मैं और हम लोग सुनाऊंगा। जिस दिन आप संचालन करेंगे उस दिन मैं सुनाऊंगा। हाँ, मेरा आग्रह भी है। हाँ, अब देखिए, कृषक जी जैसे हम लोगों के वरिष्ठतम
साथी का आग्रह है, तो अब एक दो सुना ही दीजिए। बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, वो दरअसल यहाँ 12 बजे सुना ही दीजिए नितेश जी, सुना दीजिए कविता। कोई बात नहीं, 12 पाँच सुना दीजिए। और अगले कविता पाठ के लिए तो मैं चाहूंगा कि दिव्य जी भी हम लोगों के साथ रहें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या बात है। क्यों नहीं। ये तो बहुत जरूर अच्छा है। जरूर, धन्यवाद। DM मिश्र जी, हाँ, ये सब लोग लिखावट के साथ रहें। अच्छा, मैं एक दो कविताएं सुनाता हूँ, आप लोग कह रहे हैं। आप वाह वाह, सुनाइए। पत्ते जब शांत होते हैं मन बहुत उदास हो जाता है। ये जो दो तीन कविताएं हैं, इसको सुन के विष्णु खरे का मन खराब हो गया था। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि ये तो बड़ा ही सैडिस्टिक चीजें हैं। तो पत्ते जब शांत होते हैं मन बहुत उदास हो जाता है। बहुत अच्छी पंक्ति है। पत्ते शांत हैं जैसे आज उनके खामोश रहने का दिन है। खामोशी भी ऐसी जैसे हिलेंगे तो बोल पड़ेंगे। उनको जैसे खबर लग गई है कि आज का दिन उनके लिए उदास रहने का है। पिछली रात खूब बरसात हुई थी। पत्तों पर जमी धूल की परतें धुल गई हैं। चमकते पत्तों की हरियाली की रोशनी दुनिया में फैली हुई है। हम लेकिन इस रोशनी को इस अंधेरे में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वाह। ते जब शांत होते हैं मन बहुत उदास हो जाता है। दूसरी कविता है, बच्चे पूछ रहे हैं शांत पत्तों से लगातार। पत्ते शांत हैं, पिछली रात बच्चों की चीखें उनके कानों में पड़ी थी। पत्ते जान गए हैं कि दरिंदे हर मुल्क में मौजूद हैं। क्या बात है। दरिंदों के हाथों में सहज ही आ जाते हैं हथियार। वाह। दरिंदों की उंगलियां ट्रिगर पर सहज ही सध जाती हैं। दरिंदों को बंदूकों में भरने के लिए सहज ही मिल जाती हैं गोलियां। दरिंदों को कौन देता है बंदूकें, गोलियां और शैतानी दिमाग। बच्चे पूछ रहे हैं शांत पत्तों से लगातार। तो अब आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कौशल जी जिस दिन संचालन करेंगे उस दिन मैं सुनाऊंगा। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि लिखावट की सक्रियता को बनाए रखने में आप लोगों ने सहयोग दिया। आपके बिना लिखावट का कोई मतलब नहीं है। ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो गया है और ये कल YouTube पर, लिखावट के YouTube पर ये अपलोड हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा और वहां लोग देखेंगे, सुनेंगे। आप लोग लिखावट के YouTube को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस YouTube से आने लगेंगे नए नए कार्यक्रमों की। आप लोगों की कविताएं आज मन को, दुखी मन को शांति दे गई हैं। सचमुच कविता मनुष्य को जिलाए रखती है, वैसे ही जैसे तेल में भीगे बातियां जिनको आग चाहिए और वो जल उठेंगी, तो उसी तरह कविताएं भी अपना काम करती हैं और खूब करती हैं।
तभी तो तानाशाह कविताओं से डरते हैं। मैं देखता हूं कि आज भी सत्ताधारी पार्टी के लोग पुरस्कार वापसी को लेकर ताने कसते हैं, तो उनके डर में, उनके हृदय में, उनके दिल में, उनके मन में कहीं ना कहीं कविता का खौफ है। और जो किसान प्रतिरोध कर रहे हैं वह भी एक कविता ही लिख रहे हैं, एक बड़ी कविता लिख रहे हैं। और इससे मन एक तरह से मन को अच्छा लगता है कि इस देश में, हमारे देश में प्रतिरोध की आवाज कहीं ना कहीं है, हमारी कविताओं में है, किसानों की आवाज में है। और शायद आंदोलन न हो तो देश मर जाता है, अगर प्रतिरोध न हो तो देश मर जाता है। हमें धर्म के लिए परिश्रम नहीं करना है, इस बात का भी मैं विरोध करता हूं, इस स्टेटमेंट का विरोध करता हूं। कैसे ये बातें उन लोगों के मन में आती हैं, हम हैरान रह जाते हैं जब सुनते हैं कि ऐसी बातें करके भी वे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे चले जाते हैं। ये बहुत परेशान करने वाली बातें हैं, लेकिन उम्मीद भी है कि हमारी कविताओं में आग है, हमारे लोगों में आग है, और वो लगातार इस आग से जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को सुरक्षित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी मित्रों का अभिवादन करते हुए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। सभी को नमस्कार। जी।